हेलो बच्चा लोगों, मेरा नाम है CSASIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं विकास असाइनमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर एमसीक्यू की एक धमाकेदार सीरीज, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 2 3 4 चार चैप्टर के अंदर हमने एमसीक्यू दिए हुए हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू। वैसे तो एमसीक्यू के अंदर आंसर आपको दिए हुए हैं, लेकिन आंसर देने से एमसीक्यू याद नहीं हो जाते जब तक उसको कंसेप्चुअली नहीं सीखोगे। तो बेटा, मैं आपको कंसेप्चुअली एमसीक्यू बता रहा हूँ। एक बार ये वीडियो को देखो, आप कमेंट में जाके लिखोगे कि सर, जो पहले हमको लगता था एमसीक्यू आता है और आपका वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि हमको अब एमसीक्यू अच्छे से आता है, वो आप जरूर से लिखोगे। चलो तो शुरू करते हैं हमारा आज के ये लेक्चर। विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो पहला एमसीक्यू ये रहा। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी स्टार्ट ट्रैक्टर, व्हेन वी यूज ट्रैक्टर फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए क्या यूज करें? ट्रैक्टर। वी हैव टू गिव अप, हमको गिव अप करना पड़ता है इट्स यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हम उसका ट्रांसपोर्टेशन में यूज ना करके उसका यूज कहां पे कर रहे हैं? फार्मिंग में। बेटा, ये कंसेप्ट, सो व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस इज दिस? अब मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया था कहां पे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर क्या होता है? सपोज कि मैं सैलरी करता हूं, मैं क्या करता हूं? सैलरी, मैं जॉब करता हूं, जॉब पे मेरी इनकम है 20 लाख रुपीस। कितने की इनकम है? 20 लाख रुपीस। वन फाइन नाइट आई डिसाइडेड कि एक काम करते हैं कि चलो छोड़ो, जॉब बहुत कर लिया, अब हम खुद का बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? खुद का बिजनेस करेंगे। अब मैंने क्या किया बेटा, ये 20 लाख की जॉब को बोला टाटा बाय बाय और बिजनेस में आके बिजनेस चालू किया। अब ये बताओ, क्या बिजनेस में आने के बाद ये जो सैलरी थी, क्या ये मेरे को मिलेगी? नहीं जी नहीं। वो हमको क्यों मिलेगी? तो हमको वो सैलरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये क्या किया मैंने? फॉरगो किया। तो ये भी तो वन काइंड ऑफ मेरी क्या हो गई है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है। मतलब जब हम कोई चीज को कहा एक जगह पे फॉरगो करके दूसरी जगह यूज करते हैं, तो वो जो इनकम जो अर्न हो रही थी, जो हमने फॉरगो की, वो भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है? कॉस्ट होता है। उसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो ट्रैक्टर को कहाँ यूज कर रहा था? ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर यूज कर रहा था। अब मैं वहां पे यूज ना करके उसको कहाँ यूज कर रहा हूँ? फार्मिंग में। तो ये क्या हो गई? इट इज वन काइंड ऑफ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है। क्लियर? ओके, next, which formula should be used to find the average cost of making 1 bar of soap in soap factory? बेटा, सोप की फैक्ट्री है, उसमें हमको क्या निकालना है? एवरेज कॉस्ट निकालना है। बेटा, किसी का भी एवरेज निकालना हो, याद रखना, किसी का भी एवरेज निकालना हो तो उसकी टोटल कॉस्ट को उसके प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करने का। सर, मतलब समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हो तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसको उसके प्रोडक्शन यूनिट से भाग दो। ठीक है, अगर आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट उसको उसके टोटल प्रोडक्शन से भाग दो। अगर आपको एवरेज कॉस्ट बोलो या फिर आप उसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, वो निकालनी हो तो उसके एवरेज, उसके टोटल कॉस्ट को उसके टोटल प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करते हैं। क्लियर है आपको? ओके, तो यहां पे बेटा हमारा आंसर क्या है? एवरेज कॉस्ट निकालिए। तो एवरेज कॉस्ट निकालिए मतलब उसका टोटल कॉस्ट, इसका टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इसका प्रोडक्शन यूनिट। तो वो कहां है? ये रहा कि ये टोटल कॉस्ट और उसका प्रोडक्शन यूनिट। तो आंसर आएगा हमारा ए। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन द फॉर्म साइज बिकम लार्ज, अगर फॉर्म की साइज क्या होती है? बड़ी होती जाती है, मतलब फॉर्म का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। व्हाट इज द चेंज इन द एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट में क्या आएगा? बेटा, अगर चैप्टर को ध्यान से सीखा हो तो हमने ये बताया था, हमारे चैप्टर्स के वन शॉट यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जाके आप उसको प्लेलिस्ट में आप देखना। 11th इकोनॉमिक्स के अंदर हमने बहुत सारे चैप्टर्स के यूट्यूब वन शॉट भी डाले हुए हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने पे। अब यहाँ पे आ जाओ, एवरेज जो कॉस्ट होता है उसका कर्व का शेप कैसा होता है? उसका कर्व का शेप यू शेप का होता है। इनिशियली एवरेज कॉस्ट कम होती है, वो एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है और उसके बाद वो क्या होती है? इंक्रीज होना चालू होती है। तो बेटा, जब फर्म की साइज क्या हो रही है? लार्ज हो रही है, मतलब फर्म का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एवरेज कॉस्ट क्या करेगी? एवरेज कॉस्ट हमारी ऊपर की ओर जाएगी। एवरेज कॉस्ट कहां जाएगी? ऊपर की ओर। मतलब एवरेज कॉस्ट क्या करेगी? इंक्रीज होगी। आप समझे?
वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन डज डिमांड कर्व बिकम एवरेज इनकम कर्व ऑफ अ प्रोड्यूसर। बेटा यहाँ पे क्या है, हमारा डिमांड कर्व हमारा एवरेज इनकम मतलब हमारा हुआ एवरेज रेवेन्यू हुआ। तो ये कब होता है, अब आपने परफेक्ट कंपटीशन वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या पढ़ा था कि वहां पे देखो, वापस थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा लेकिन कंसेप्चुअली मस्त समझ में आएगा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो इंडस्ट्री होती है, कौन, इंडस्ट्री होती है बेटा, उसके डिमांड और उसके सप्लाई पे से प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला जाता है। ये क्या आ गया, प्राइस इक्विलिब्रियम। और इंडिविजुअल व्यक्ति को यही प्राइस को अपने बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करना पड़ता है। याद आया परफेक्ट कंपटीशन, ये प्राइस के ऊपर वो क्या करते हैं, चीजों को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है। हाँ, ये प्राइस आप 1 यूनिट बेचो, 2 यूनिट बेचो, 5 यूनिट बेचो, 10 यूनिट बेचो, 15 यूनिट, कितने भी यूनिट बेचो, कितनी भी क्वांटिटी बेचो, ये प्राइस क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। क्योंकि आपकी प्राइस फिक्स है, इसका मतलब आपका एवरेज रेवेन्यू भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू होता है और इसी प्राइस पे सभी लोग प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, इसको डिमांड कर्व भी बोला जाता है। ओके, तो यही मेरी प्राइस होती है, यही मेरा एवरेज रेवेन्यू, यही मेरा डिमांड कर्व भी होता है। और अगर एक स्टेप और आगे जाएं तो इसको ही हम मार्जिनल, हमारा रेवेन्यू भी क्या होता है, यही होता है, यही एआर, यही एमआर, यही डिमांड कर्व और यही प्राइस। मतलब व्हेन डज द डिमांड कर्व, मतलब ये हमारा डिमांड कर्व बिकम द एवरेज रेवेन्यू, तो ये एवरेज रेवेन्यू कब होता है, जब प्राइस इक्वल टू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। जब प्राइस और हमारा एवरेज इनकम मतलब एवरेज रेवेन्यू जब क्या होता है, दोनों सेम होता है, उस सिचुएशन में जब ये दोनों सेम होता है, उसी सिचुएशन में एआर इक्वल टू डीआर होता है और डीसी होता है और वही एमआर होता है। समझ गए, तो इसका आंसर आएगा हमारा ए। ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज इनकम। ठीक है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हाउ इज एवरेज इनकम एंड मार्जिनल इनकम। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट हाउ इज एवरेज इनकम एंड मार्जिनल इनकम। बेटा अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हमारा यही प्राइस होता है, यही हमारा एआर होता है, एवरेज रेवेन्यू। देखो एवरेज इनकम मतलब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल इनकम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है और यही हमारा डिमांड का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, इक्वल, क्योंकि ये अगर 10 रुपए की प्राइस है तो ये प्राइस भी 10 आती है, एआर भी 10 होता है, एमआर भी 10 होता है और डिमांड कर्व भी मेरा 10 ही रहता है कि इतनी ही प्राइस पे इतनी ये डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होते हैं मेरे, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन डज द प्रोड्यूसर डू, सॉरी व्हाट डज द प्रोड्यूसर डू टू इंक्रीज द सेल ऑफ कमोडिटी इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। बेटा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर आपने कंसेप्ट सीखा हो तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या होता है, जब प्राइस होती है ना, प्राइस अगर वो 10 प्राइस है, 10 रुपए की प्राइस है जिसपे सपोज 100 क्वांटिटी बेच रहा है और उसको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो वो क्या करेगा, प्राइस को 9 करेगा। मे बी 9 करने से उसकी क्वांटिटी 110 हो जाएगी। वो प्राइस उसको क्वांटिटी और सेल करनी है, वो अपनी प्राइस को 8 करेगा, उससे इसकी क्वांटिटी सपोज 120 हो जाएगी। वो प्राइस को और कम करेगा, उससे इसकी क्वांटिटी 130 हो जाएगी। मतलब अगर उसको क्वांटिटी बढ़ानी हो तो अपनी प्राइस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यही तो लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द सेल, सेल को बढ़ाना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन है, वहां पे हम प्राइस को चेंज कर सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस में चेंज नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, अगर प्राइस चलो ये वाला जो है एग्जांपल है, अगर आपको नहीं आया तो मैं फटाफट 1 मिनट में बता देता हूं। प्राइस क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी 10, यहाँ पे प्राइस कोई भी सिचुएशन हो उसमें अगर उसको 100 क्वांटिटी बेचनी हो, 200 क्वांटिटी बेचनी हो कि 300 क्वांटिटी बेचनी हो, प्राइस सेम ही रहती है। यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होगा,
1000, 2000 एंड 3000, ये क्या आया? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू है। अच्छा, ये टोटल रेवेन्यू के अंदर अगर आप इसका एवरेज रेवेन्यू निकालोगे, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज आपको रेवेन्यू आपको मालूम है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? 1000, क्वांटिटी सोल्ड 10, 1000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या आएगा? 100। फिर 2000 डिवाइड बाय सॉरी क्वांटिटी सोल्ड, ये क्वांटिटी सोल्ड 100 है, तो 1000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10। देन 2000 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 10। 3000 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू 10। मतलब इस सिचुएशन में मेरा AR इज इक्वल टू प्राइस है क्या? ये और ये दोनों मैच है, हाँ जी हाँ। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू का गैप। तो यहाँ पे 2000 माइनस 1000, 1000 कितने की प्राइस थी, कितने की क्वांटिटी थी? क्वांटिटी को आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 200। देखो 2000 माइनस 1000 और कितना एडिशनल आया आपका? ये जो मार्जिनल का फॉर्मूला होता है, मार्जिनल का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बता दूं। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया? 2000 माइनस 1000, 2000 माइनस 1000 एंड डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड 200 माइनस 100, 200 माइनस 100, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1000 और डिवाइड बाय 100, ये कटा कितना आएगा? 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा? 10। नेक्स्ट में भी कितना आएगा? वैसे ही सॉल्व करोगे, आएगा 10। मतलब उस सिचुएशन में मेरा AR ही MR होता है, हाँ जी। और तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब देखो, मेरा प्राइस ही मेरा AR है, प्राइस और AR ही मेरा MR होता है। तो ये तो मैंने आपको पिछले कंसेप्ट का मैंने आपको यहाँ पे बताया था, उसको कंसेप्चुअली मैंने आपको ये सिखा भी दिया। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम क्या करते हैं? क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए प्राइस को डिक्रीज करते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। How is the remuneration of a factor with some specific use determined? बेटा रेम्युनेशन, कोई भी चीज के फैक्टर का रेम्युनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेटा वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड के ऊपर। किसके ऊपर? उसके डिमांड। अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसकी क्या होगी? प्राइस बढ़ जाएगी, और उसकी डिमांड अगर कम है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। ओके, तो आंसर क्या आएगा? रेम्युनेशन ऑफ फैक्टर डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ दैट फैक्टर। ओके, विच कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज यूजली इकोनॉमिक एनालिसिस? मतलब कौन सी चीज है, कौन सी कॉस्ट है जिसको एक इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं? बेटा सपोज कि आप कोई प्रोड्यूसर हो जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो। कितने यूनिट का प्रोडक्शन करते हो? 100 यूनिट का। अब मैंने आपको एक यूनिट का एडिशनल ऑर्डर दिया कि ये मेरा यूनिट्स बना दो। आपने बोला कि ठीक है, मेरे को देखते हो तो मेरी एडिशनल गुड्स को प्रोड्यूस। अब तक मैं 100 यूनिट बनाया था, क्योंकि आपने इनको एक एडिशनल गुड्स का ऑर्डर दिया हुआ है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कितनी एडिशनल कॉस्ट लग रही है। मतलब एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एडिशनल कॉस्ट लगती है, और वही एडिशनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी कॉस्ट। कॉन्सेप्ट कॉस्ट बोलते हैं मॉनेटरी कॉस्ट बोलते हैं। मॉनेटरी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट को गुड प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एडिशनल कॉस्ट लगती है, उसको हम MC बोलते हैं, और यही चीज को हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यही चीज को हम एनालिसिस करते हैं। ओके, What are the factor called which can be changed in the short run? बेटा दो प्रकार की सिचुएशन होती है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, याद रखना, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है? शॉर्ट रन के अंदर दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। जबकि लॉन्ग रन के अंदर ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज चेंज होती है। जबकि शॉर्ट टर्म के अंदर फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, और जो प्रोडक्शन के साथ लिंक होती है वही चेंज होती है, इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर क्या बोला? कौन सी चीज चेंज होती है? तो मैंने ये देखो, चेंज क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका आंसर आएगा वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मेरे चेंज होते रहते हैं, तो आंसर आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, विच टाइप ऑफ कॉस्ट डज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस? प्रोडक्शन के बढ़ने पे कौन सी चीज है जो डिक्रीज हो रही है? बट रुको, जीरो नहीं हो रही। अगर बेटा आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा हो तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम होता है
जिसका नाम होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या नाम होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपको किसी का भी एवरेज निकालना हो तो उसका टोटल फिक्स कॉस्ट से उसका जो टोटल प्रोडक्शन यूनिट है, जो टोटल प्रोडक्शन है, उससे आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, ये शार्पली डिक्रीज होती है और फिर इसका डिक्रीज होने का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये कॉस्ट क्या होगी, कम 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 होती जाएगी। इनिशियली शार्प रेट से डिक्रीज होती है, लेटर ऑन में डिक्रीज होती है, लेकिन स्लो रेट से। लेकिन एक चीज समझो, कभी भी ये डिक्रीज होते 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 इसको टच नहीं करेगी। इतने पास मगर फिर भी दूर हैं हम, मतलब इसमें हमेशा क्या रहेगा, गैप रहेगा, ये कभी भी इसको टच नहीं करती। कहने का मतलब प्रोडक्शन के बढ़ने से एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी कम होती है, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करती। ठीक है, तो ये क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके जी, नेक्स्ट, what is obtained by taking sum of average fixed cost and average variable cost। बेटा जब हम सम करते हैं किसका, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो क्या मिलता है बेटा, इसको मैं समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, आपने टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो क्या आता है, टोटल कॉस्ट आता है। अगर इसके आगे आप एवरेज लगा दोगे तो एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मली टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। तो जब एवरेज एवरेज जोड़ रहे हो तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा, एवरेज, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, या तो आप इसको एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हो। बस, तो इसका आंसर क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट। सिंपल है। ओके, लास्ट, इन द लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट क्या होती है, चेंज, जबकि शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट दो भाग में बढ़ जाती है। एक वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन से लिंक होती है, जो प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। और दूसरी होती है फिक्स कॉस्ट, जो इज रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन क्या होती है, फिक्स्ड रहती है। लेकिन लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कब, लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 12 के, सॉरी चैप्टर नंबर 5 के 12 के 12 एमसीक्यू बड़े ही मजेदार और इंटरेस्टिंग ढंग से किए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और चलो मिलते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।